हेलो विद्यार्थियों, हाउ आर यू। देखिए, ब्रिटिश संविधान को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, बहुत गहराई से इसका थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अपन समझ जाएंगे तो अपने को ये संविधान समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और किसी भी आप विषय को पढ़ते हो विद्यार्थियों, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड आपको देखना जरूरी है। जैसे कि भारत का संविधान आप पढ़ रहे हो दूसरे पेपर में, या एमए के विद्यार्थी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको भारत का संविधान या भारत के संविधान का निर्माण तभी समझ में आएगा जब आप भारत का फ्रीडम मूवमेंट देखोगे, क्यों डिमांड क्रिएट हुई संविधान की। ये सब चीजें आपके मन में प्रश्न होने चाहिए, तब जाके आप किसी देश का संविधान समझ सकते हो। तो ब्रिटेन का संविधान अपन लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक दस्तावेज अपन ने पिछले लेक्चर में देखे, अब इसके बाद में कुछ नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या इसके दस्तावेज इस संविधान को साबित करने के। देखिए, दूसरा है संसदीय अधिनियम। यद्यपि लिखित रूप में ब्रिटिश संविधान का कोई निश्चित दस्तावेज नहीं है, तथापि पूर्वोक्त ऐतिहासिक घोषणा पत्रों के साथ दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत समय समय पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम है। ब्रिटेन में मताधिकार संबंधित सभी सुधार संसदीय अधिनियमों के द्वारा किए गए। चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अतः यहाँ संवैधानिक संशोधन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, तथा संवैधानिक कानून व सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक महत्व के सभी अधिनियम जो समय समय पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए, वे ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में सहायक हैं। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान के लिए यह माना जाता है कि इसमें परिवर्तन पर्याप्त और औपचारिक तरीकों से होता है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान में संशोधन करने की शक्ति सरल रूप में संसद के बहुमत में निहित है। इनमें कतिपय उल्लेखनीय संसदीय अधिनियम निम्न प्रकार हैं। अब ब्रिटेन के संविधान में जो संसदीय एक्ट जो बने हैं, वो भी ब्रिटेन के संविधान के बराबर ही महत्व है। जैसे आपके यहाँ पे आपके संविधान का भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 ये आप जो पढ़ते हो, तो वहाँ ब्रिटेन के संविधान में आप मेग्ना कार्टा से लेकर के विभिन्न तरह के संसद के द्वारा पारित अधिनियमों को संविधान के रूप में एक शिलालेख के रूप में आप इनको मान सकते हो। पहला है 1701 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राजगद्दी के उत्तराधिकार को निश्चित किया गया। दूसरा है सन 1707 के अधिनियम के द्वारा यूनाइटेड किंगडम का संवैधानिक क्षेत्राधिकार निश्चित किया गया। 1832, 1867, 1889, 1918 तथा 1928 के अधिनियमों के द्वारा सम्राट की निर्वाचन व्यवस्था में सुधार कर व्यवस्थापिका का सैन्य लोकतंत्रीयकरण किया गया। सन 1911 के अधिनियम ने संसद का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया। सन 1911 तथा 1949 के अधिनियम ने लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा के परस्पर संबंधों को निर्धारित किया। 1931 के अधिनियम द्वारा उपनिवेशों पर ब्रिटेन का कानूनी नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। सन 1937 में राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित अधिनियम के द्वारा मंत्रियों के वेतन निर्धारित किए गए। ऐसे अनेक अधिनियम हैं जो संसद के द्वारा समय समय पर पारित किए गए, तथापि ब्रिटिश संविधान में उनका संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तथा ब्रिटिश संविधान के विकास को उनके बगैर नहीं समझा जा सकता। संविधान के विकास में ब्रिटिश संसद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तथापि ब्रिटिश संसद भविष्य के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं कर सकती। यह संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकती। ये दूसरी तरीके का मतलब एक तरह का ब्रिटेन के संविधान का मूल तत्व, या यूं कहें कि विकास को समझने के लिए वहाँ जो संविधान के द्वारा अधिनियम बनाए गए, जैसे कि 1701, 1707, 1832, 67, 1889, 1918, 1928, 1949, 1931, 1937, ये इन वर्षों के अंतर्गत ब्रिटेन की संसद के द्वारा ऐसे अधिनियम पारित किए गए जो कि वहाँ एक संवैधानिक शिलालेख के रूप में काम कर रहे हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है अभी तक। तीसरे प्रकार के जो मूल तत्व हैं ब्रिटेन के संविधान के हैं, वो है सामान्य विधि। इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं।
सामान्य विधि को भी ब्रिटिश संविधान का अंग माना जाता है। ये वे नियम है जिनका ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में स्वतः विकास हुआ है। राजा अथवा संसद द्वारा उन्हें बनाया नहीं गया। ये वे नियम है जिन्हें न्यायाधीशों विवादों का निपटारा करते समय लागू करते हैं। वस्तुतः संसदीय अधिनियम भी सामान्य विधि पर ही आश्रित रहते हैं। व्यक्तियों के अधिकार भी सामान्य विधि पर ही लोगों को अपने ऋण चुकाने चाहिए, दूसरों की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए तथा किसी विवाद का निपटारा करने के लिए कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए आदि तथा संसदीय अधिनियमों के समान सामान्य विधि का भी न्यायिक निर्णयों के साथ निरंतर विकास होता रहा है। सामान्य विधि का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय प्राप्त करना है तथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में यह पर्याप्त सीमा तक इस उद्देश्य में सफल हुआ है। अर्थात ब्रिटेन के संविधान के मूल तत्वों के अंतर्गत वहां के समाज में प्रचलित सामान्य विधि को भी आप एक प्रमुख तत्व मान सकते हो। और ब्रिटेन के संविधान का जो नेक्स्ट मूल तत्व है, या यूं कहें कि जो जिसको संविधान कह सकते हैं अपन, जो संविधान की व्यवस्था करता है, वो है वहां की ब्रिटेन की न्यायपालिका के द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय। ब्रिटेन में समय समय पर विभिन्न विवादों के संदर्भों में निर्णय के द्वारा न्यायाधीश ब्रिटिश संविधान के विकास में योगदान देते रहे हैं, क्योंकि अपने निर्णयों में न्यायाधीश विद्यमान चार्टर अथवा घोषणा पत्रों तथा संसदीय अधिनियम की व्याख्या करते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि लिखित संविधान के अभाव में ब्रिटेन में अमेरिका के संविधान के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। तथापि न्यायालय के निर्णय नागरिकों तथा कार्यपालिका के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। संसद न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है तथा आवश्यकता पड़ने पर संसद न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकती है। पर सामान्यतः न्यायिक निर्णय ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। प्रथाएं तथा परंपराएं। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था कि ब्रिटेन के संविधान में, या यूं कहें कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान में, वहां प्रचलित प्रथाओं व परंपराओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। यद्यपि प्रत्येक संविधान के व्यवहारिक अनुभव में परंपराओं तथा प्रथाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, किंतु ब्रिटेन के संविधान में यह महत्व और अधिक है, क्योंकि शासन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग इन पर आश्रित है। इन्हें ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अलिखित नियम माना जाता है। ब्रिटेन की शासन प्रक्रिया का उल्लेखनीय भाग इन परंपराओं पर ही आधारित है, किसी संसदीय विधि पर नहीं। जैसे प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होगा तथा संसद के विश्वास पर्यंत ही वह अपने पद पर बना रह सकता है। इस प्रकार की परंपराएं संविधान को मूल शक्ति व स्वरूप प्रदान करती है। ब्रिटिश शासन पद्धति का मूल मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी मूलतः परंपराओं पर ही आधारित है। अभी देखिए, जो बात आपके यहाँ पे लिखित कानून संविधान के द्वारा निर्धारित हो रही है कि भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। यह आपके लिखित उपबंध है भारत के संविधान में। जबकि ब्रिटेन के संविधान में यह एक परंपरा है, ये एक कन्वेंस है, ये एक अभिसमय है कि वहां ब्रिटेन की संसद का जो निचला सदन है, लोक सदन, ब्रिटेन में संसद के 2 सदन है। निचला सदन लोक सदन इज इक्विवेलेंट ऑफ आवर लोकसभा, ऊपरी सदन है लोकसभा इज इक्विवेलेंट ऑफ आवर राज्यसभा। तो वहां लोक सदन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हाउस ऑफ कॉमन्स, लोक सदन में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से ब्रिटेन का सम्राट मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये सब चीजें अपने यहाँ पे लिखित है, जबकि ब्रिटेन में अलिखित है। ब्रिटेन में परंपराओं के ऊपर डिपेंड है सब चीजें, अपने यहाँ परंपराओं पे नहीं। हमने लिखना उचित समझा इनको। अब क्या फर्क हो गया बताइए, जब अपन ये प्रश्न उठाते हैं कि साहब भारत में लिखित संविधान है तो भारत का
संविधान ज्यादा श्रेष्ठ है। लिखा जाना या अलिखित होना ये संविधान होने की कतई शर्त नहीं है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो कि जैसे आदमी का अपना जीवन है। अपन मान लीजिए बीमार भी होते हैं, अपने जुकाम भी लगती है, अपन उत्साहित भी होते हैं, अपन बॉडी बिल्डर भी बन जाते हैं, कई बार अपन कमजोर भी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें संविधान में भी एक तरह के जीवन में देखने को मिलती है। व्यवस्था में कभी उत्साह आता है, व्यवस्था में कभी निराशा आती है, तो ये सब चीजें मतलब देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि परंपराओं का ब्रिटेन के संविधान में महत्वपूर्ण स्थान है, और यूं कहें कि वो ब्रिटेन के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट जो स्रोत है ब्रिटेन के संविधान का, वो है संवैधानिक टीकाएं। यद्यपि ब्रिटेन का संविधान स्वयं अलिखित एवं विकसित है, तथापि विश्व का पुरातन संविधान होने के नाते इस पर महत्वपूर्ण टीकाएं संविधान विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई है। जैसे एफ.ए. आग के द्वारा रचित इंग्लिश गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स 1936, डाइसी द्वारा रचित लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डब्ल्यू जेनिंग्स की रचना द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और H.R.G. ग्रीव्स की द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 1938 आदि आदि। ये ब्रिटेन के संविधान के ऊपर टीकाएं हैं। ये अध्ययन ब्रिटिश संविधान को विस्तृत एवं सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे ब्रिटिश संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार संवैधानिक अध्ययनों टीकाओं ने ब्रिटिश संविधान को निश्चित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। अभी देखिए, प्रश्न ये था अपना कि क्या ब्रिटेन में संविधान है या नहीं है। तो अपन लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है, 100% संविधान है। ब्रिटेन में संविधान लिखित है या नहीं है, ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, लेकिन संविधान के महत्वपूर्ण उपबंध वहां पे लिखित है। मेग्ना कार्टा, अधिकार याचना पत्र, सेकंड अधिकार याचना पत्र, सम्राट के उत्तराधिकार अधिनियम 1702, 1739, 1911, ये सब अधिनियम जो है, जो परंपराएं हैं, जो संविधान के ऊपर टीकाएं हैं, ब्रिटेन की न्यायपालिका के जो निर्णय हैं, ये सब तथ्य मिल करके ब्रिटेन में एक संविधान का निर्माण करते हैं। ये सब तथ्य मिलकर के ब्रिटेन में संविधान का निर्माण करते हैं। और वहां पे संविधान पर डे संविधान बन रहा है, डेली। जो महत्वहीन परंपराएं हैं वो खत्म होती जा रही है, नई परंपराएं डेवलप होती जा रही है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग तथ्य अपने सामने आया है कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है वो परंपरा के ऊपर है। अब इसका इतिहास देखें अपन थोड़ा सा, तो इतिहास में जब पहले सम्राट जो था वो सामंतों से या अपने मंत्रियों से सबसे बात न करके एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है कि भाई आप इन सब की राय जान करके मेरे को बता दीजिए। वो कबाल जो होती थी, वो कबीलाई ब्रिटेन के अंतर्गत, ये बात तो आप मान सकते हो कि वहां सामंतीय व्यवस्था थी, और सामंतवाद के बीज आज भी वहां कहीं कहीं देख सकते हैं। तो जो कबीलाई व्यवस्था थी, जो कबीलों के प्रतिनिधि थे, वो सम्राट के साथ काम करते थे, उनकी एक संस्था बनाई कबाल। अब कबाल के अंतर्गत कई कबीलों के प्रतिनिधि थे, बहुत सारे लोग थे। सम्राट जो पहले थे वो निरंकुश थे, राजसी ठाट बाट से रहने वाले थे। उनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो सबसे बात करें। तो उन्होंने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी कि आप ये कबाल क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या इसके मन में, आप इनके बारे में जान के आप हमें बताइए। अब वो पहला व्यक्ति था वहां पे सर रॉबर्ट वॉलपोल, जो कबाल का जो प्रतिनिधि चुना गया, कबाल और सम्राट के मध्य में जो प्रतिनिधि चुना गया, कबाल की बातें सम्राट को बताएगा, वो व्यक्ति था सर रॉबर्ट वॉलपोल। अब वो कबाल और सर रॉबर्ट वॉलपोल का जो सिस्टम था, सम्राट और उस कबाल के बीच के अंदर कड़ी, वो जो कबाल का जो लीडर था वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री के पद में कन्वर्ट हो गया। तो प्रधानमंत्री का पद बन गया वहां पर। अब फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था हो गई कि साहब प्रधानमंत्री तो मान लीजिए जनता से आना चाहिए, तो जनता से तो वहां चुनाव हाउस ऑफ कॉमन्स के होते हैं।
तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस दल को बहुमत होगा उस दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का पद बन गया और प्रधानमंत्री का पद बड़ा शानदार चल रहा है वहाँ पे। आपने तो संविधान में लिखा है, आपके यहाँ भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं आपके यहाँ पे, वहाँ भी बहुत अच्छे भी है। दोनों लोकतांत्रिक देश है। और मैं ये कह सकता हूँ ब्रिटेन के संविधान के दस्तावेज और एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कि ब्रिटेन का संविधान ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा इम्प्लीमेंट उसका हुआ है, अलिखित होते हुए भी, विकसित होते हुए भी। जबकि भारत का संविधान एक निश्चित समय पे लिखा गया, निश्चित लोगों के द्वारा लिखा गया, निश्चित डेट को घोषणा करके हमने उसको अडॉप्ट किया, लागू किया अपने आप में, लेकिन फिर भी हमने इसको पूर्णतया 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगी। अब इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि एक तो अपने को समय कितना हुआ है। 1947 वी आर द इंडिपेंडेंट एंड 2020 टुडे, मात्र 74 ईयर्स। ब्रिटेन का इतिहास लंबा है। ब्रिटेन में लोकतंत्र की शुरुआत 12वीं शताब्दी मेग्ना कार्टा जो हमने देखा वहीं से हो जाती है डेमोक्रेसी। तो हमारा सफ़र छोटा है, तो हमें भी कोशिश पॉजिटिवली ये करनी चाहिए कि हम संविधान को 100% इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाएं। इस प्रकार से आपके ब्रिटिश संविधान के मुख्य स्रोत ये पूरे हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच विद्यार्थियों। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड अटेंशन राजस्थान।